अब देखो सुनो, मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक इकोनॉमी को किसी भी तरीके का जो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी कोई भी प्रेशर जो आता है इकोनॉमी के ऊपर, भी डिफ्लेशन हम पढ़ेंगे, तो कोई भी ऐसे सिचुएशन से कंट्रोल करने के लिए जिसमें हम चाहते हैं कि इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, वो दो ऑप्शन है बेसिकली हमारे पास। वो दो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन स्टूडेंट ये होता है कि इधर हम गवर्नमेंट की हेल्प ले लें, या इधर गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश्ड एक बॉडी जो कि कौन है हमारे देश में, सेंट्रल बैंक, और हर देश में उसकी मदद ले। मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए हमारे पास जो पॉलिसीज आती हैं वो दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? अगर हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, तो सर यहां पे दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, और ये दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स दो अलग बॉडीज कंट्रोल करती हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली। सबसे पहले सर हमारी गवर्नमेंट, और स्टूडेंट्स ये मैं इंडिया के रेफरेंस में नहीं बात कर रहा, यहां पे हम बात कर रहे हैं उस इकोनॉमिक्स की जो कि वर्ल्ड वाइड है। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमेना इंडिया के लिए नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम है। तो जब इकोनॉमिक फिनोमेना है तो स्टूडेंट ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम तरीके से ही सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि बाकी देश कुछ और करेंगे या हम कुछ और कर रहे हैं। एक बड़े स्केल पे हम एक जैसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, बट हाउएवर देयर आर सम इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जो किसी और देश के अलग होंगे, हमारे अलग है, तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में मॉडिफिकेशंस, एडजस्टमेंट्स करके थोड़े डिफरेंटली यूज कर ले, लेकिन बेसिकली एक ब्रॉड स्केल पे होगा यही। ठीक है, या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ऐसे सिचुएशन को, या फिर उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा उस सिचुएशन को। ठीक है, हमारे अगर मैं अपनी कंट्री इंडिया का एग्जांपल लेके बात करूं तो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो ही चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास, या तो गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक। अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, अगर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उस पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अगर स्टूडेंट्स सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा, अगर स्टूडेंट्स सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा तो उसे हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ यू गाइज हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि एक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को, वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड नेशन हो, चाहे डेवलपिंग हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए दो ही बनाए गए हैं। मैंने गवर्नमेंट बजट में आपको समझाया भी था वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स दो हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आपके आरबीआई, मतलब हमारी कंट्री में आरबीआई के हाथ में है, बाकी वैसे सेंट्रल बैंक के। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। और उस कंट्री की गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है फिस्कल पॉलिसी को। और स्टूडेंट्स, फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट बजटरी पॉलिसी, दैट मींस गवर्नमेंट बजट। मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट बजट के अंदर के फिस्कल पॉलिसी और कुछ नहीं है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट बजट ही होता है ना। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब अपने आप में गवर्नमेंट बजट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट जब बनता है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन और मेन एक्सपेंडिचर को एक्सरसाइज करती है कि भाई टैक्सेशन रेट क्या रहेगा और आपका सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट किस हिसाब से देगी। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन्फ्लेशन में? सर गवर्नमेंट क्या करेगी इन्फ्लेशन के केस में? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास है ही क्या? इंक्रीज टैक्स रेट। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस केस में टैक्स रेट को बढ़ा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट इस केस में टैक्सेशन रेट को बढ़ा देगी, क्योंकि जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो टैक्स के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो जाती है। पहले आप 100 रुपए के हिसाब से गुड्स खरीदने मार्केट में जाते थे, अब गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा है दैट तुम्हें 100 रुपए तुम कमा रहे हो, कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें 20 रुपए में टैक्स देना है। तो ऑटोमेटिकली जब आपने गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स दिया, मेक इट सिंपल, मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है, तो एक एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं ना, वैसे तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर छोड़ना पड़ना है यहाँ पे, हमें देखना है कि गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज कर सकती है। 100 रुपए तक गवर्नमेंट ने कहा भाई 20 रुपए टैक्स दो, उसके बाद जितना मर्जी खर्चना खर्चो, तो ऑटोमेटिकली आपकी 20 रुपए से डिमांड कम हो गई।
ठीक है, एडी के अंदर जो सी पार्ट है वो कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो क्या है टैक्स रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर मैं टैक्स रेट को बढ़ाने की बात करूं तो क्या हो सकता है, टैक्स रेट के अलावा क्या हो सकता है, गवर्नमेंट डिक्रीज कर दे अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब है कि गवर्नमेंट सैलरीज के पार्ट पे कट ऑफ करना शुरू कर दे, पेंशन के पार्ट में कट ऑफ करना शुरू कर दे, सब्सिडीज के पार्ट पे कट ऑफ करना शुरू कर दे। वो गवर्नमेंट के पास जो मर्जी है, जिस भी तरीके से गवर्नमेंट अपने जहां जहां से खर्चे विड्रॉ करना चाहती है जिससे कि मनी सप्लाई कंट्रोल आ सके, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो सारी चीजें कर सकती है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एडी कम हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना समझना है कि इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट करने के लिए मुझे एडी को कम करना है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स इसमें से कुछ भी कम कर पाए काम चल जाएगा। कंजम्पशन कम कर सकते हैं टैक्सेशन रेट बढ़ा के, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे तो सीधा जी कंपोनेंट कम हो जाएगा। अगर जी कंपोनेंट कम हो गया तब भी आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये तो रही बात स्टूडेंट फिस्कल पॉलिसी की। स्टूडेंट यहां पे एक चीज आपने देखना ध्यान से, यहां पे इन्फ्लेशन के केस में एक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन के केस में एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को सिकोड़ रही है, ठीक है, मतलब कम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन के केस में जो फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो इकोनॉमी की परचेजिंग पावर सोख रही है, कम कर रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सोख रही है, कम कर रही है। तो क्योंकि गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है, दैट इज व्हाई दिस विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी स्टूडेंट्स बोला जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन के केस में चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कौन सी पॉलिसी का यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, देश को सिकोड़ना है, कम करना है, कम पे लेके आना है, तो कि ज्यादा तो वो ऑलरेडी है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा फिस्कल पॉलिसी की बात सारी की सारी। अब स्टूडेंट बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो कैसे आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप को कम कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये दो पार्ट कौन से हैं, दो पार्ट में सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ आता है हमारे पास, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अगेन ये पॉलिसी कौन सी है सर, ये पॉलिसी भी आरबीआई की जो ये पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक की जो ये पॉलिसी है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट योर इकोनॉमी, ये आपके देश को सिकोड़ेगी। तो इसलिए मतलब इन्फ्लेशन के केस में जो ये पॉलिसी आरबीआई भी अडॉप्ट करेगा, ये भी क्या होगी, ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसे क्या माना जाएगा, इसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हुआ कि जिसमें आरबीआई कोशिश कर रहा है डायरेक्टली क्वांटिटी को कम करने की। किस चीज की क्वांटिटी, एडी डायरेक्टली आरबीआई कैसे कम करेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट कम कर सकती थी, गवर्नमेंट भी डायरेक्टली एडी टारगेट नहीं कर पाई, गवर्नमेंट टारगेट कर पाई एडी के इंस्ट्रूमेंट्स को। तो सेम आरबीआई को भी क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट्स को टारगेट करना होगा। उन्होंने देखा कि डिमांड लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसा ज्यादा है, भाई इस पैसे को कम करो, मतलब ये मनी सप्लाई जो है वो मेन वजह है, उस मनी सप्लाई को कम करो। तो मनी सप्लाई को डायरेक्टली जब आरबीआई कम करने की कोशिश करेगा तो उसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव जो एमएस मान लो, मतलब मनी सप्लाई जो है वो 100 है, एग्जांपल ले रहा हूं 100 करोड़ है, वो डायरेक्टली कोशिश करेगा ये 100 करोड़ से कम हो जाए। पैसा ही देश में जब सप्लाई में कम आएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, दूसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव डायरेक्टली क्या करता है, क्वांटिटेटिव डायरेक्टली हमारे देश के अंदर
किसको कम करता है? क्वांटिटेटिव डायरेक्टली क्वांटिटी मनी सप्लाई की कम कर देता है, जबकि क्वालिटेटिव उसके टेंजेंट को मोड़ता है। टेंजेंट को मोड़ने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा कि कौन से सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है जहां पे लोन देना चाहिए और कौन सी जगह पे नहीं देना चाहिए। पहले देखते हैं वन बाय वन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव में आता है वो कौन सा आता है? वो आता है सर बैंक रेट। नाउ व्हाट इज बैंक रेट? स्टूडेंट्स बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का मतलब है रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to कमर्शियल बैंक। ठीक है, वो रेट जिसपे हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा उस रेट को हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट बोलेंगे। जब देखा जाता है इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जैसे मान लो वो कमर्शियल बैंक को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, ठीक है, बैंक कहेगा सेंट्रल बैंक के अब मैं आपको लोन दूंगा 7% पे, मतलब 2% ज्यादा। जब स्टूडेंट्स जब आपका सेंट्रल बैंक 2% बढ़ाएगा तो मतलब जो आपका कमर्शियल बैंक है वो भी बढ़ा देगा। जब आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेगा। जब वो कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेगा तो उस केस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स महंगी हो जाएंगी, लोग बोरो कम करेंगे, ठीक है, और जो लोग बोरो कर रहे हैं उनको ज्यादा जेब से देना पड़ेगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में ज्यादा पैसा उनका खर्च हो जाएगा, तो कंजम्पशन की फॉर्म में कम पैसा आएगा। इन्वेस्टर्स को ज्यादा, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे कि वो लोग भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी कम और इन्वेस्टमेंट भी कम और इकोनॉमी कहां जाएगी? इन्फ्लेशनरी गैप से बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बैंक रेट, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है? फिर आता है रेपो रेट। अरे दोनों सेम से है, थोड़ा सा फर्क है। जो स्टूडेंट बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लोन पे, लॉन्ग टर्म लोन्स। जब वो लॉन्ग टर्म के लोन्स के ऊपर बात करता है इंटरेस्ट रेट की तो वो बैंक रेट है, लेकिन अगर वो बात कर रहा है किसकी? अगर वो बात कर रहा है शॉर्ट टर्म के लोन्स की, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म के लोन्स है तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लोन्स है बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लोन है तो रेपो रेट, विच मींस रीपर्चेज रेट, ठीक है। तो रेपो रेट में भी सेम होता है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जिसमें जो आपका सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा, बट किसके ऊपर? शॉर्ट टर्म के लोन्स के ऊपर। स्टूडेंट जब ऑफ्टनली आप न्यूज चैनल देखोगे ना तो न्यूज चैनल पे बैंक रेट कम लिखा हुआ आता है, रेपो रेट ज्यादा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो दोनों ही रेट ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको दिखाई क्या देगा? रेपो रेट दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों को क्या कर दिया गया? सर इन दोनों ही केसेस में, मतलब इन्फ्लेशन के केसेस में ये जो दोनों रेट है इनको क्या कर दिया गया है? इन दोनों को बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सर इन दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों इंक्रीज किया गया? सर सिंपली इसलिए इंक्रीज किया गया जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो सके, क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, देश में क्रेडिट ही कम जाएगा। क्रेडिट आज की डेट में स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रेजेंट लाइफ के अंदर क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप कार लेते हो, बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना इंडिया एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों से ज्यादा बना हुआ है, और ऑलमोस्ट सारे ही देश, रिचर का परसेंटेज तो पूरे वर्ल्ड में ही बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मेजरली ज्यादातर लोग क्या होते हैं? क्रेडिट पे जी रहे होते हैं। आपको पता है यूएसए तो ऑलमोस्ट क्रेडिट पे ही है, वहां पे सब लोग क्रेडिट पे, और 1920s याद है, बाय नाउ पे लेटर, वही सिस्टम चला आ रहा है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो ज्यादातर लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंडेंट है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो क्रेडिट, गवर्नमेंट कहती है कॉन्ट्रैक्शनरी में मैं इस क्रेडिट को ही कम करूंगी, गवर्नमेंट कहती है इस कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर हमें क्रेडिट को ही टारगेट करना है, क्रेडिट ही कम देना है। क्योंकि टीवी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, मोबाइल फोन खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, बेड खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, क्रेडिट ले लो।
तो जिसके से डिमांड तो बढ़ी रही है। तो इसको कम करने का एक ही तरीका है, लोन महंगे कर दो। लोन महंगे करोगे वो लोन लेंगे ही नहीं, लोन लेंगे ही नहीं तो डिमांड तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टूडेंट तरीका गवर्नमेंट के पास आता है तीसरा, विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। अब सर ये OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? स्टूडेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, जहां अभी हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट को पता है लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा गवर्नमेंट को पता है लोगों के पास, ये पैसा अगर हम ऐसे बोलेंगे हमें दे दो तो ये तो देंगे नहीं, कैसे इनके पास से पैसा कैसे लिया जाए? इस केस में गवर्नमेंट RBI, क्योंकि RBI ही सारी चीजें करता है, RBI गवर्नमेंट के बेसिस पे बॉन्ड्स इशू करता है, सिक्योरिटी इशू करता है एश्योर्ड रिटर्न के साथ, कि आप अगर इस बॉन्ड्स पे सिक्योरिटीज पे पैसा लगाओगे तो आपको इतना रिटर्न तो एश्योर्ड है, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं RBI हूं, मैंने क्या करा, मैंने लोगों के पास जाके ये बोला, मतलब ऑब्वियस ही बात है लोगों के पास जाके नहीं, फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प लेकर के, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आप मुझसे ये बॉन्ड ले लो, ठीक है। आपने कहा ठीक है, फायदा आपको, मैंने बोला 5 लाख रुपए का बॉन्ड है, आपने कहा अच्छा, मैंने कहा ये 5 लाख रुपए का बॉन्ड मैं आपको 4.5 लाख रुपए में दे देता हूं, आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा फिर क्या, मैं आपसे 2 साल बाद खरीदूंगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जितने टाइम पीरियड भी टेन्योर डिसाइड होगा उतने टाइम बाद खरीदूंगा और सीधा मैं आपको 5 लाख दूंगा। मतलब ये इशू किस पे हुआ, इशू डिस्काउंट पे हुआ, लेकिन जब वापस रिडीम होगा तो रिडीम किस पे होगा, पार। स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनको समझ नहीं आएगा ये क्या बोला मैंने। देखो स्टूडेंट, फेस वैल्यू से कम पे इशू, मतलब फेस वैल्यू कितनी है 5 लाख, उससे कम पे इशू होने को बोलते हैं कि आपने डिस्काउंट में दे दिया, क्योंकि 5 लाख की चीज किस में दे दी, 4.5 लाख में, तो ये क्या है, आपने इशू किया डिस्काउंट के ऊपर, है ना। लेकिन रिडीम का मतलब है जब आप वापस इस बॉन्ड को मेरे पास लेके आओगे और मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड के बदले आपकी मनी आपको वापस करूंगा। मैंने कहा जब मैं रिडीम करूंगा ना तो पूरे 5 लाख दूंगा, तो इशू किस पे किया, फेस वैल्यू से कम पे, और वापस रिडीम कर रहा हूं, मतलब जब आपको वापस इसके बदले का अमाउंट दे रहा हूं तो पार का मतलब है सीधा फेस वैल्यू पे, मतलब 5 लाख, तो सीधा नेट बेनिफिट कितना आया आपको, 50,000। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ आता है, और क्योंकि गवर्नमेंट की एश्योर्ड होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब समझना, आपके पास पैसा था, जिस पैसे की वजह से आप क्या कर रहे थे, जिस पैसे की वजह से आप क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि आपकी वो जो डिमांड है उसको मैं कम कर दूं। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था जो आपकी डिमांड है उसको मैं कम कर दूं। अगर आपके पास जो पैसा है उस डिमांड को अगर मैं कम करूंगा तो वो डिमांड जो मैं कम करूंगा उसका तरीका क्या है, उस पैसे को कम करना है मुझे। अगर मैं उस पैसे को कम करूंगा तो कैसे, मैंने कहा भाई आप ये बॉन्ड मुझसे ले लो, बदले में मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। आपके 5 लाख रुपए इंस्टेंटली मेरे पास आ गए, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंटली आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। आपके 5 लाख मेरे पास आ गए, इसका मतलब है आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज द आइडिया। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सेल करती है किसको, मतलब RBI सेल करता है सिक्योरिटीज को। ठीक है, RBI क्या करता है, गवर्नमेंट के ब्याह पे सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करता है, जिससे कि लोगों का पैसा RBI के पास आना शुरू हो जाता है। दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अच्छा अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बाद बात करें गवर्नमेंट और क्या कर सकती है RBI। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है CRR। ठीक है, CRR कैश रिजर्व, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ, रिजर्व रेशो। क्या होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब सर ये क्या है, देखो स्टूडेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मैंने बैंकिंग में आपको समझाया था जबकि याद होगा आपको, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ कैश टू RBI। मतलब जो भी उनके पास रोजाना का पैसा आता है, जो भी बैंक के पास रोजाना का पैसा आता है, उस रोजाना के पैसे का एक रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी बैंक के पास रोजाना का पैसा आता है उसका क्या बनता है, एक रिजर्व बनता है। ठीक है, जैसे मान लो आज बैंक के पास 1 लाख रुपए आए,
तो अगर मान लो आरबीआई ने बोला भाई 7%, तो 1 लाख का 7% मतलब 7,000 रुपए, बैंक को 7,000 रुपए अलग रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा भी था ना, वो 7,000 रुपए छोड़ करके बाकी 93,000 का लोन दे सकता है, 7,000 रुपए रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, यहां पे ये पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है, ये पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है और इसके ऊपर बैंक को कोई भी फायदा नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि बैंक अगर आरबीआई के पास, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास 7,000 रुपए दे रहा है तो आरबीआई उस 7,000 रुपए के ऊपर किसी तरीके का बेनिफिट देगा, मतलब कोई इंटरेस्ट दे देगा या कोई भी रिटर्न दे देगा, नहीं, कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशो। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो भैया क्रेडिट को ही तो कम करना है, कम से कम जाए। बैंक महसूस करता है भाई क्रेडिट कम कैसे होगा, अभी तुम 7,000 का अगर रिजर्व बनाते हो तो 93,000 का लोन सैंक्शन करते हो। अगर तुम 93,000 का लोन सैंक्शन कर रहे हो तो क्रेडिट क्रिएट 93,000 का हो रहा है। भाई इस क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, हमने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था, इस क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को स्लो डाउन करना है। ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस स्लो डाउन कैसे होगी? बैंक ने कहा अब तुम 7% का रिजर्व नहीं बनाओगे, सेंट्रल बैंक ने कहा अब तुम 7% का रिजर्व नहीं बनाओगे, अब तुम 10% का रिजर्व बनाओ। अगर तुम 10% का रिजर्व बनाओगे तो ऑटोमेटिकली रिजर्व्स कितने बन गए? 10,000 के, और लोन कितने का सैंक्शन होगा? 90,000 का, मतलब 3,000 रुपए से लोन क्या हो गया? कम सैंक्शन हो गया। ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्या हो जाए? कंट्रोल, क्योंकि आपने इकोनॉमी के अंदर क्या कर दिया? क्रेडिट को कम क्रिएट किया। तो कैश रिजर्व रेशो के अंदर क्या होता है? इस रेशो को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज किया जाता है? टू रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? क्रेडिट क्रिएशन को कम करने के लिए कैश रिजर्व रेशो को इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया CRR। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो भी देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट यहां से कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं मैं, यहां पे जगह नहीं, आपको दिखेगा नहीं, फिर प्लीज इसको इसमें मत मान लेना, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो। इसके अलावा स्टूडेंट एक रेशो और होती है जो बैंक्स को मेंटेन करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, विच इज नथिंग बट SLR। जैसे वो था CRR, ये क्या है? CRR, ये क्या है? SLR। अब ये SLR क्या है? अगेन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट करना होता है। मतलब देखो, बैंक कोशिश करता है, सेंट्रल बैंक के जितने भी बैड डेट्स हो वो कम से कम हो। अगर आपको जितना भी पैसा आ रहा है आप सारा लोन दे दोगे तो आपके पास इंस्टेंटली पैसा कहां से होगा? अगर कोई बंदा विड्रॉ करना है तो कोई पैसा नहीं होगा, इसलिए तो CRR भी मेंटेन किया जाता है। प्लस आपने अगर मान लो 93,000 का लोन सैंक्शन कर दिया था या 90,000 का लोन सैंक्शन कर दिया था, जिसको सैंक्शन किया वो लेके भाग गया, कुछ भी हुआ, रिकवरी नहीं हो पा रही, तो बैंक के ऊपर पूरी लायबिलिटी कितने की बन गई? 90 की। क्योंकि चलो 10 तो तुमने रिजर्व बना रखे थे, बाकी 90 की लायबिलिटी बन गई आपके ऊपर। तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? SLR नाम के कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज करता है, यूज करता है, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक ने कहा, सेंट्रल बैंक ने, भाई देख 10,000 रुपए तो देखो रिजर्व बनाना है, या 7,000 का एग्जांपल लिया था, 7,000 लेके चलते हैं, 7,000 रिजर्व बनाना है, बाकी 13,000 रुपए, एग्जांपल है 10 मान लो, 2 मान लो, बाकी 13,000 रुपए तुझे लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब यह है कि बाकी 13,000 रुपए तू गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करने में लगाएगा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्यों? क्योंकि उसके एश्योर्ड रिटर्न है। उसके रिटर्न क्या है? उसके रिटर्न एश्योर्ड है। ऐसे कहिए नहीं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, नहीं भाई, शेयर मार्केट तो फ्लक्चुएटिंग है, तो उसमें कस्टमर के पैसे से इतनी ऐसे फ्लक्चुएशंस वाले काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि तुम बाकी 80,000 तो यही करोगे ना, 80,000 तुम किसी को लोन दोगे, अब वो लोन कैसे देगा कैसे नहीं देगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये 13,000 रुपए तुम्हें क्या करना है? ये 13,000 रुपए का तुम्हें जो रिजर्व बनाना है वो रिजर्व ऐसा हो जो गवर्नमेंट को सर्टेनिटी देता हो। सर्टेनिटी किस चीज की? कि भाई तुम्हारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, इन फंड्स में है, इस तरीके की सिक्योरिटीज में, जिससे तुम्हें रिकवरी हो जाएगी। तो स्टूडेंट SLR का मतलब हुआ वो पैसा जो कमर्शियल बैंक किस में यूज करता है? जो पैसा कमर्शियल बैंक यूज करता है इन्वेस्ट
इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये पैसा क्या करता है, ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में यूज किया जाता है और इस पैसे पे कमर्शियल बैंक को फायदा होता है। कैसे फायदा होता है मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहां पे जो पैसा उसने आरबीआई को दिया, सेंट्रल बैंक को दिया, सेंट्रल बैंक एंटरटेन नहीं करेगा, वो कहेगा बस ये रिजर्व है, मैं कोई रिटर्न नहीं दूंगा। बट यहां तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ तो आप लगाई किसके पे हो, यहाँ तो गवर्नमेंट कहती है कमर्शियल बैंकों की तुम्हें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करनी है, तो तुम जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है उस पे आपको रिटर्न क्या मिलेंगे, उस पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए एसएलआर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगेन जब आपकी इकोनॉमी में क्या है, जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो मनी सप्लाई को, इसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अब तुम 13,000 का नहीं, अब तुम मान लो एग्जांपल हो 20,000 का रिजर्व बनाओगे भाई। अब जब तुम 20,000 लिक्विड एसेट्स में लगाओगे और 10,000 तुमने पहले ही रिजर्व बना दिया, तो ऑटोमेटिकली तुमने जो अमाउंट है उसको कितना विड्रॉ कर, मतलब एक तरीके से तुमने क्रेडिट क्रिएशन को 13,000 रुपीज से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये क्या होता है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट एक पॉइंट विच इज नोन एज मार्जिन। होपफुली आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है मिनिमम डाउन पेमेंट, मतलब sort of difference between the amount of loan sanctioned and the collateral deposited। ठीक है, मतलब जब मुझे बैंक से लोन लेना है तो लोन लेने के लिए मुझे कोलेट्रल देनी पड़ती है। जब मुझे बैंक से लोन लेना है तो लोन लेने के लिए कोलेट्रल दूंगा, बिना कोलेट्रल के तो बैंक मुझे लोन सैंक्शन नहीं करके देगा भाई, कोलेट्रल दूंगा तो लोन सैंक्शन कर देगा। ठीक है, सपोजिटली मैंने एक लोन सैंक्शन करवाना है जो कि 100 रुपीज का है, बैंक कहेगा 100 रुपीज के लोन के लिए आपको 150 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम 150 की सिक्योरिटी देते हो तो बैंक तुम्हें 110 तक का लोन देगा, क्योंकि बैंक को यह भी तो देखना है कि अगर ये इन केस नहीं दे पाता तो रिकवरी क्या है। ठीक है, और अगर वो एग्जैक्टली 100 का दे दे और किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से उस एसेट की वैल्यू, पहली बात तो वो कोलेट्रल भी ऐसी चीजों का लेता है जिसके रेट एप्रिशिएट होते हो, डेप्रिशिएट ना होते हो। मतलब मैं बोलूं भाई बाइक कोलेट्रल रख लो, कहेगा क्या करूंगा बाइक का, तुम 1 लाख की बाइक है तुमने सिक्योरिटी में दे भी दी, 2 साल बाद उसका रेट तो 70,000 हो जाएगा, तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो बैंक ऐसी एसेट्स को कोलेट्रल मानता है जिससे वैल्यू बढ़ सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा है गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, और क्या ले लो, घर होम लोन ले लो जिसमें होम प्रॉपर्टी तुम दे देते हो। तो गवर्नमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करता है, जो आरबीआई होता है, मतलब जो बैंक होता है, वो क्या कहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। मतलब अब अगर आपको लोन चाहिए, से फॉर एग्जांपल आप गए बैंक के पास 150 रुपए की सिक्योरिटी देने के लिए, अब बैंक कहेगा भाई 150 रुपए की सिक्योरिटी में जो तुम्हारा लोन अमाउंट सैंक्शन होगा वो सिर्फ 70 रुपए होगा। पहले वाले केस में मतलब जब इन्फ्लेशन नहीं था तब 150 की सिक्योरिटी में आपका जो लोन सैंक्शन होता वो कितना होता, वो 110 हो रहा था। बट अब गवर्नमेंट, अब आपको बैंक कहता है कि अब आपकी 150 की सिक्योरिटी में लोन कितना सैंक्शन होगा, वो लोन सैंक्शन होगा केवल 70 रुपीज। तो ऑटोमेटिकली आपने क्रेडिट क्या कर दिया, कम। तो आप देखो स्टूडेंट, इन सारी पॉलिसीज में जो आरबीआई के पास है वो सेंट्रल बैंक सिर्फ कोशिश कर रहा है क्रेडिट कम क्रिएट हो, क्योंकि क्रेडिट ही डायरेक्टली किसको वो करता है, क्रेडिट ही डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, प्रोवोक करता है डिमांड को। तो क्रेडिट कम कर दो ना, जब क्रेडिट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड कम कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से, क्वांटिटेटिव, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को कम करके क्या किया जा रहा है, क्रेडिट को कम किया जा रहा है, इसलिए बोला क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे हम क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से, दूसरे हमारे पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं आपसे क्वालिटेटिव की बात करूं तो यहां पे गवर्नमेंट, यहां पे जो आरबीआई है, यहां पे जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रहा है, वो क्वांटिटी कम नहीं कर रहा, वो उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले इसमें आएगा कलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसे स्टूडेंट्स रेशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, रेशनिंग ऑफ
क्रेडिट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, या फिर आप इसे बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, देखो सुनने में समझ में, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यहां पे आरबीआई डिसाइड करता है और कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किन किन सेक्टर्स को लोन सैंक्शन करना और किन को नहीं करना। मतलब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आती है तो आरबीआई को तो पहले से ही पता होता है कि कौन से सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको लोन सैंक्शन करना ही क्यों है। तो यहां पे प्रायोरिटी सेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं जिन सेक्टर्स को फंडिंग दी जाएगी, बाकियों को फंडिंग देना ही बंद करो। जब तुम फंडिंग दोगे ही नहीं तो अगेन क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो मतलब यहां पे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आरबीआई के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन किया जाता है उन सेक्टर्स का जिन सेक्टर्स को फंडिंग दी जानी चाहिए, बाकी सब जगह से फंडिंग को विड्रॉ कर लिया जाता है, फंडिंग देने से मना कर दिया जाता है फॉर द टाइम पीरियड जब तक इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में ना आ जाए, ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसके बाद व्हाट वी हैव, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आता है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, उसे बोलते हैं स्टूडेंट मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन नाम से ही क्लियर है ना आपको, मॉरल सुएशन, सुएशन मतलब थोड़ा सा प्रेशर करना, मॉरल का मतलब है एथिकली। तो यहां पे रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स इस तरीके की कंडक्ट की जाती है, मतलब उनके सीईओ के साथ ऑफ कोर्स, ठीक है, और उसमें उनको मॉरली प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशराइज मतलब समझाया जाता है, परसुएड किया जाता है, एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई की इस गाइडलाइन के हिसाब से रखेंगे, जिन गाइडलाइंस के अंदर क्या होगा, जिन गाइडलाइंस के अंदर आरबीआई ने पूरी कोशिश की होती है सेंट्रल बैंक ने कि क्रेडिट इकोनॉमी में कम से कम क्रिएट हो। मतलब यहां पे कुछ गाइडलाइंस तैयार की जाती है मॉरल सुएशन में, और बाकी कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉरल सुएशन के अंदर क्या होता है, मॉरल सुएशन के अंदर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गाइडलाइंस कंडक्ट करता है और उन गाइडलाइंस के ऊपर मॉरली चलने को कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट की जाती है कि मॉरली आपको इन गाइडलाइंस को परसुएट करना है, परसुएशन किया जाता है कि आप इनको फॉलो करें, सो दैट जो पूरी इकोनॉमी है जो इन्फ्लेशनरी गैप में आ चुकी है उससे वो बाहर आ सके। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे के सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आपने अभी के अभी पढ़े, ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल एक इकोनॉमी कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बात ध्यान से, पूरी इकोनॉमी को वर्ल्ड में कंट्रोल करने के लिए दो ही पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सेंट्रल बैंक की। कभी भी बोले कि इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लाना है तो कौन सी पॉलिसीज है, तो हमेशा याद रखना है यही दो पॉलिसीज है। और ये दो पॉलिसीज किस किसके पास है, एक है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक है आपके पास किसकी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का नाम क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दो पॉलिसीज हमारे पास होती हैं जिनसे इकोनॉमी कंट्रोल में आता है। तो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। यही था आपका एक्सेस डिमांड और यही था आपका इन्फ्लेशनरी गैप। आपने इसके कॉजेस पढ़ लिए, आपने इसके इफेक्ट पढ़ लिए, और आपने ये भी पढ़ लिया कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप के आरबीआई या फिर हमारा जो नॉर्मल गवर्नमेंट है वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट। कीप दिस टिल हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। हम बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, और आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की एंड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। फॉर द टाइम बीइंग कीप दिस टिल हियर, थैंक्स।